हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना के ऊपर, जो कि हमने हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक को आधार बनाया है। इससे पहले मैंने हिंदी आलोचना के विकास के अंतर्गत छायावाद और उसके बाद की हिंदी आलोचना पर चर्चा कर लिया है। छायावाद और उसके बाद की हिंदी आलोचना में कई समानांतर आलोचनाएँ लिखी जा रही थीं, जिस पर विस्तार से चर्चा कर ली गई है और उम्मीद है कि आप सभी ने उन सभी लेक्चर्स को देख लिया होगा। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना क्या है। आज का जो लेक्चर है खासतौर से फैक्चुअल हिसाब से नहीं है, बदलते हुए पैटर्न पर जो प्रवृत्ति मूलक प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके आधार पर ये लेक्चर प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आमतौर पर जब हम मार्क्सवादी इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत जेएनयू, पश्चिम बंगाल या फिर केरल जैसे स्टेट्स का चित्र सामने उपस्थित हो जाता है। ऐसे लगता है कि मार्क्सवादी लोग इन्हीं जगहों पर रहते हैं। लेकिन आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हिंदी आलोचना में मार्क्सवादी या प्रगति आलोचना कैसे आई, क्योंकि समय समय पर कुछ ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जो कि प्रभावित करते रहे हैं और वो कला और साहित्य के क्षेत्र में भी उनका प्रभाव दिखाई पड़ा। जैसे कि इसके पहले के लेक्चर में हमने फ्रायड के बारे में बताया था, जिनका कि मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत था, तो वो कला और साहित्य को भी प्रभावित किया। हालांकि फ्रायड एक मनोचिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सीधे देखते हैं कि मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना क्या है। अगर इसकी प्रसंग के रूप में देखें कि छायावादी कवि कल्पना लोक में विचरण करता हुआ जीवन की यथार्थता से कुछ दूर चला गया था। वह स्वप्न लोक के मोहक सौंदर्य को देख ही रहा था कि जीवन की वास्तविकता ने उसे झकझोर कर चौंका दिया। वह वस्तु सत्य की उपेक्षा नहीं कर सकता था। जैसा कि आप जानते हैं कि छायावाद की एक प्रमुख विशेषता रही है कल्पना। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जितने भी छायावादी कवि हैं उनका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है। वे सब काल्पनिक रूप से कल्पना के क्षेत्र में हवाई उड़ान भरते हैं। उनका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए उन पर पलायनवाद का एक आरोप लगता रहा है कि छायावादी कवि जितने भी हैं वो पलायनवादी हैं। कई बार आपको लिखित परीक्षा में भी इस तरीके से सवाल आते रहे हैं, आपने उत्तर भी दिया होगा। तो यही मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना की शुरुआत में जोड़ा जा रहा है छायावाद से, कि जब छायावाद का समय था तो कवि आमतौर पर कल्पना के लोक में भ्रमण किया करते थे। उनका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये कब तक चल सकता था? ज़्यादा दिन ये सब नहीं चला। उनको जो यथार्थ है उस पर तो आना ही था। ठीक है, तो इस क्रम में आने वाले कवियों में सबसे पहले कौन थे? पंत और निराला जैसे समर्थ कवि सामाजिक यथार्थ के चित्रण की ओर उन्मुख हुए। तो देख रहे हैं कि दो कवि, पंत और निराला, छायावादी कवियों में एक तरीके से प्रगतिशील या प्रगतिवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। वैसे निराला इस मामले में थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रसिद्ध हैं। इसके बाद दिनकर, सुमन, नरेंद्र शर्मा, अंचल। आप इसमें देख रहे हैं कि तीन ऐसे नाम हैं जो कि एक तरीके से उपनाम है। तो जब भी दिनकर कहा जाए तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा रामधारी सिंह दिनकर। सुमन शिवमंगल सिंह सुमन, अंचल रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो कई बार इन लोगों का उपनाम भी परीक्षाओं में आ जाता है और पूरा नाम पूछा जाता है। तो जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और मेरी पढ़ाने की शैली से परिचित होंगे तो तुरंत जहाँ पर मैं इंडिकेट करता हूँ और उनके दिमाग में ये चीज़ें छपती जाती होंगी, प्रिंटेड होती जाती होंगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो दिनकर, सुमन, नरेंद्र शर्मा, अंचल आदि कवियों ने उत्तर छायावाद काल से ही नवीन प्रगतिशील काव्य की रचना आरंभ कर दी थी। तो एक तरीके से आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि ये जो कवि हैं दिनकर, सुमन, नरेंद्र शर्मा, अंचल, ये उत्तर छायावादी कवि हैं, और जबकि ऊपर जो दो कवियों का नाम लिया गया ये छायावादी कवि के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी एंगल आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जहाँ पर पंत और निराला ने प्रगतिवादी या फिर सामाजिक यथार्थ की ओर उन्होंने अपना रुख किया, उसी तरह से दिनकर और सुमन, नरेंद्र शर्मा, अंचल आदि कवियों ने भी प्रगतिशील काव्य की रचना शुरू कर दी। इसके साथ ही आलोचना के क्षेत्र में मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना का प्रचलन हुआ। कहा जाता है कि जैसे राजनीति में मार्क्सवाद है, वैसे ही साहित्य में उसको प्रगतिवाद कहा जाता है।
आगे और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। प्रगतिवादी आलोचना का मुख्य आधार मार्क्सवादी जीवन दर्शन है। मार्क्स का जीवन दर्शन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नाम से प्रसिद्ध है। अब ये फैक्ट्स आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो सिद्धांत है वो मार्क्स का जीवन दर्शन है। इस दर्शन के अनुसार जगत की प्रत्येक वस्तु पर जगत की प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरोधी तत्व विद्यमान रहते हैं। इनमें निरंतर द्वंद्व चलता रहता है। जैसे आप देखेंगे व्यक्ति और समाज दोनों में आपस में द्वंद्व चलता रहता है। आपने सुना भी होगा कि व्यक्तियों के समूह का नाम समाज है, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय लेता है तो समाज में कई बार उसका विरोध होता है। जैसे उदाहरण के लिए प्रेम विवाह। आप व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत रूप से आप अपने विवाह का निर्णय ले रहे हैं कि हमें प्रेम विवाह करना है, लेकिन वहीं पर समाज आपके सामने तुरंत खड़ा हो जाएगा। उसको लगेगा कि वो तमाम सभ्यता, संस्कृति आदि का आप विरोध कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं। इसलिए आमतौर पर व्यक्ति और समाज में हमेशा द्वंद्व होता रहता है। और इसके सबसे जो प्रमुख उदाहरण के रूप में कवि आपके सामने आते हैं, अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने व्यक्ति और समाज के बीच जो द्वंद्व है उसको बहुत ही बारीकी से रेखांकित किया है। लेकिन यहाँ पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स का जीवन दर्शन है, उसके अनुसार सोसाइटी को देखने की कोशिश की गई है कि सोसाइटी एक शोषक वर्ग है और दूसरा शोषित वर्ग है। इन दोनों में आपस में निरंतर द्वंद्व चलता रहता है और इससे क्या है, वो एक तरीके से विकास की सीढ़ी है। द्वंद्व के साथ ही उसमें कुछ न कुछ बदलाव होता है, परिवर्तन होता है और फिर विकास की गति आगे बढ़ती है। एक ऐसी अवस्था भी आती है जब वस्तु में सन्निहित परस्पर विरोधी तत्वों में संतुलन स्थापित हो जाता है। इस प्रकार वस्तु का प्रस्तुत अवस्थान यानी कि थीसिस अपने में इस सन्निहित विरोधी तत्वों से द्वंद्व करता हुआ प्रत्यावस्थान एंटीथीसिस में परिणत हो जाता है। यहाँ पर दो शब्द हैं, थीसिस और एंटीथीसिस, इसको भी ध्यान में रखना है। और आगे चलकर जब दोनों तत्वों में संतुलन हो जाता है तो वह साम्यावस्था यानी कि सिंथेसिस की स्थिति में आ जाता है। तो एक क्रम देख रहे हैं आप बन रहा है, पहले है थीसिस, फिर है एंटीथीसिस, फिर है सिंथेसिस। तो मार्क्सवादी सिद्धांत में इन तीनों थीसिसों के बारे में चर्चा की जा रही है कि एक समय ऐसा रहता है कि वस्तु का प्रस्तुत अवस्थान थीसिस अपने में ही सन्निहित विरोधी तत्वों से द्वंद्व करता हुआ एंटीथीसिस में बदल जाता है। इसके बाद जब संतुलन स्थापित होता है तो वो सिंथेसिस हो जाता है। किंतु यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रह पाती। विरोधी तत्व पुनः उद्भूत होते हैं, द्वंद्व चलने लगता है और नवीन अवस्थान क्रम प्रारंभ हो जाता है। आगे बात करें तो विकास की यह द्वंद्वात्मक प्रणाली स्वीकार करता हुआ मार्क्स वर्तमान समाज की व्याख्या करते हुए बताता है कि पूंजीवादी वर्ग प्रस्तुत अवस्थान है। अब अभी तक आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की मैं क्या बात कर रहा था। अब यहाँ पर मार्क्स की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उनका मानना है कि जो पूंजीवादी वर्ग है वो थीसिस है, सर्वहारा वर्ग क्या है, एंटीथीसिस है। इन दोनों का द्वंद्व अनिवार्य है। द्वंद्व के पश्चात साम्यवाद के रूप में साम्यावस्थान सिंथेसिस की स्थिति का आना अवश्य संभावी है। तो एक तरीके से आपने देखा कि पूंजीपति वर्ग, फिर सर्वहारा वर्ग, फिर साम्यवाद, यही क्या है, थीसिस है, एंटीथीसिस और सिंथेसिस का क्रम है। मार्क्स के अनुसार वस्तु जगत ही चरम सत्य है। चेतन सत्ता तो जड़ जगत में ही क्षोभ उत्पन्न होने के कारण उद्भूत हुई है। विचार जगत वस्तुतः भौतिक जगत का ही मानव मस्तिष्क में पड़ा हुआ प्रतिबिंब है। इस प्रकार चेतन तत्व को जड़ तत्व का ही विकास मान लेने पर जगत से परे ईश्वर से पृथक चेतन सत्ता की मान्यता के लिए स्थान ही नहीं रहता है। तो आप देख रहे हैं इधर चेतन तत्व को जड़ तत्व का ही विकास माना जा रहा है, फिर ईश्वर से अलग चेतन सत्ता की मान्यता के लिए कोई स्थान ही नहीं रहा। ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार कर देने पर जगत की समस्त व्यवस्था के मूल में मनुष्य के क्रियाकलाप को ही महत्व देना पड़ा है। आमतौर पर जब आधुनिक शब्द की हम व्याख्या करते हैं तो ये कहा जाता है कि आधुनिकता में धर्म के जगह ज्ञान या फिर विचार और ईश्वर की जगह मनुष्य केंद्र में आ जाता है, तो इसे
आधुनिकता कहा जाता है। और यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि अ, व्यवस्था के मूल में मनुष्य को ही महत्व देना पड़ा। संसार में ऊंच नीच एवं अमीर गरीब का सारा प्रपंच मनुष्य द्वारा ही खड़ा गया। अक्सर लोग ईश्वर को दोष देते हैं कि ईश्वर नहीं चाह रहा कि हम अमीर बने, ईश्वर ने हमारे भाग्य में ये लिख दिया है, ईश्वर ने हमारे भाग्य में ऐसा। लोग एक तरीके से नियतिवादी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मार्क्स के अनुसार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जितना भी ऊंच नीच अमीर गरीब का प्रपंच है, जो ऊंच नीच का जो दायरा बनाया गया है, वो ईश्वर द्वारा नहीं बल्कि मनुष्य ने ही इसे खड़ा किया है। ये ईश्वरीय न्याय का नहीं, मानवीय स्वार्थ का परिणाम है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। मार्क्स के अनुसार मनुष्य की चेतना वस्तु जगत का नियमन नहीं करती, वरन वस्तु जगत ही मानव चेतना एवं विचारों के रूप में अंतरित होता है। मानव समाज के विकास पर विचार करते हुए मार्क्स यह स्वीकार करता है कि आरंभ में एक प्रकार की साम्यवादी व्यवस्था थी, जिसे आदिम साम्यवाद कहा जा सकता है। इस आदिम साम्यवाद की परिणति दास प्रथा की परिणति सामंतशाही और सामंतशाही की परिणति आधुनिक पूंजीवाद में हुई है। तो यहाँ पर क्रम देखिए कि पहले साम्यवादी व्यवस्था थी, जिसे कि आदिम साम्यवाद कहा गया। बाद में आदिम साम्यवाद दास प्रथा में बदल गया, और दास प्रथा जो था वो सामंतशाही में बदल गया, जिसको कि हम सामंतवादी भी कहते हैं। और यही सामंतवादी बाद में चलकर पूंजीवादी में कन्वर्ट हो गया। तो आजकल जितने भी उद्योगपति इत्यादि हैं, उन्हें पूंजीवादी कहा जाता है, और जो भी उसमें काम करने वाले मजदूर हैं। इसीलिए कई बार मार्क्सवादी सिद्धांत ज़्यादातर मजदूरों तक सीमित होकर रह गया है। आगे बात करें तो आज की समस्त दुर्व्यवस्था के मूल में ही यह पूंजीवादी जीवन दृष्टि ही कार्य कर रही है, क्योंकि मानव चेतना का नियमन सामाजिक परिस्थितियां करती हैं, और कला चेतना मानव चेतना का ही उदात्त रूप है। इसलिए प्रत्येक युग का कलाकार जाने अनजाने उस वर्ग विशेष का ही प्रतिनिधित्व करता है जिसमें वह पला होता है। इस प्रकार आज की पूंजीवादी व्यवस्था के समानांतर विकसित होने वाली रोमांटिक कला चेतना पूंजीवादी प्रवृत्ति का ही पोषण करती है। पूंजीवाद वस्तुतः व्यक्ति स्वातंत्र की आर्थिक परिणति है। ये महत्वपूर्ण वाक्यांश कि पूंजीवाद वस्तुतः व्यक्ति स्वातंत्र की आर्थिक परिणति है। रोमांटिक कला इसी व्यक्ति स्वातंत्र को सर्वोपरि महत्व देती है। उसे व्यक्ति स्वातंत्र की कलात्मक परिणति कहा जा सकता है। पूंजीवाद को मिटाने और साम्यवाद की स्थापना करने के लिए सर्वहारा वर्ग के स्वाभिमान को जागृत करना होगा। अतः आज के कवि एवं कलाकार का कर्तव्य है कि वह सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट करे और ऐसी काव्य रचना करे जिससे यह वर्ग पूंजीवाद को मिटाने के लिए सन्नद्ध एवं सक्रिय हो सके। मार्क्सवादी समीक्षक जीवन और काव्य की उपयुक्त व्याख्या स्वीकार करता हुआ कवियों का मूल्यांकन करते हुए यह देखता परखता चलता है कि कवि विशेष के काव्य में किस वर्ग विशेष की हित चिंतना निहित है। यह मानता है कि लोक मंगल की भावना प्राचीन भारतीय साहित्य में भी है, किंतु वहाँ पीड़ितों के प्रति सहानुभूति प्रकट करके संतोष कर लिया गया है। अब पीड़ितों और दलितों के प्रति सहानुभूति दिखाने और उनकी व्यथा पर करुणा का भाव प्रकट करने से ही काम नहीं चलेगा। आवश्यकता उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने की है। आजकल आपने सामाजिक न्याय शब्द को बहुत सुना होगा, यानी कि शुरुआती दौर में जब तुलसीदास इत्यादि लिखा करते थे तो उन्होंने किसानों, दलितों और जो भी शोषित पीड़ित थे उन्होंने कई रचनाओं में उनका उल्लेख किया है। लेकिन मार्क्सवादी समीक्षा के अनुसार वहाँ पर सहानुभूति दिखाई गई है। लेकिन यहाँ अब कहा जा रहा है कि सहानुभूति से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने की बात करनी चाहिए। इसके लिए यदि साहित्यकार शोषकों और शासकों के प्रति घृणा के अभिव्यक्ति करता है या क्रोध प्रकट करता है तो वह जायज है। ऐसी रचना को मार्क्सवादी समीक्षक मानवतावादी ही मानता है। यानी कि शोषकों और शासकों के प्रति घृणा की अभिव्यक्ति को जो मार्क्सवादी समीक्षक है वो एक तरीके से मानवतावादी मानता है। मार्क्सवादी चाहे कवि हो चाहे समीक्षक हो, इनका झुकाव जो शोषित वर्ग है उसके तरफ है, यानी कि जो किसान हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, स्त्री हैं, इन सब के प्रति है। खासतौर से जो प्रगतिवाद है 1936 से लेकर 1943 में, इसकी प्रवृत्ति को आप पढ़ेंगे तो ये आलोचना दृष्टि आपको ज़्यादा समझ में आएगी।
आगे बात करते हैं। मार्क्सवादी समीक्षा दृष्टि कोई जड़ या स्थिर सैद्धांतिक रूढ़ि नहीं है, उसका निरंतर विकास होता आया है। अब तो टेरी ईगल्टन जैसे आलोचक यह मानने लगे हैं कि मार्क्सवादी आलोचना का उद्देश्य साहित्यिक कृति की अधिक पूर्णता के साथ व्याख्या करना है, जिसमें उसके रूप, शैली और अर्थ के प्रति अधिक संवेदनशील सावधानी होती है। तो यहाँ पर टेरी ईगल्टन की चर्चा कर रहे हैं रामचंद्र तिवारी। मार्क्सवादी आलोचना कृति की कालबद्धता ही नहीं है, उसकी कालातीतता की भी व्याख्या करती है। यानी कि जो मार्क्सवादी आलोचना है उसमें रचना की कालबद्धता ही नहीं बल्कि वो कालातीत की भी व्याख्या करती है। मार्क्सवादी आलोचना की मौलिकता साहित्य की ऐतिहासिक समझ में नहीं बल्कि क्रांतिकारी समझ में है। मार्क्सवादी समीक्षक अब काव्य के रूप पक्ष को भी महत्व देने लगे हैं। पहले उनका ये था कि केवल वो कथ्य पर ज़्यादा जोर देते थे कि ये किसके संदर्भ में कविता या कोई भी विधा लिखी गई है, लेकिन अब वो रूप पक्ष पर भी ध्यान देने लगे, क्योंकि इसी अभाव में, रूप के अभाव में ही प्रयोगवाद का जन्म हो गया था। ऐसा माना जा रहा था कि जो प्रगतिवादी कवि हैं वो अब साहित्यकार न होकर एक तरीके से राजनेता की तरह बात करते थे, जिसके विरोध में अज्ञेय ने कहा कि साहित्य को साहित्य रहने दीजिए, कला को कला रहने दीजिए। तो उन्होंने तमाम तरीके के उसमें प्रयोग किए और शिल्प पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया। इसीलिए उन्होंने नवीन उपमानों की चर्चा की। जब भी कभी मौका मिलेगा तो हम प्रयोगवाद पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मार्क्सवादी समीक्षक अब काव्य के रूप पक्ष को भी महत्व देने लगे हैं। रूप के परिवर्तन का अर्थ है वस्तु में और पूरे ऐतिहासिक बोध एवं विश्व दृष्टि में परिवर्तन। भाव और विचार बिंबों, प्रतीकों, उपमान विधानों तथा अन्य भाषिक वक्रताओं के माध्यम से ही मूर्त होते हैं। इसलिए रूप के सौंदर्य और अंतर वस्तु के साथ उसके जटिल संबंध का विश्लेषण आवश्यक है। इस प्रकार विगत वर्षों में मार्क्सवादी समीक्षा के क्षितिज का पर्याप्त विस्तार हुआ है और अब यह कृति विशेष में निहित विचारधारा का ही अनुसंधान नहीं करती, वरन कृति की संरचना का विश्लेषण करके उसके संपूर्ण सौंदर्य का उद्घाटन करती है। तो एक तरीके से हमने मार्क्सवादी समीक्षा क्या है, उसका आधार क्या है और फिर मार्क्स के अनुसार चीज़ों को समझने की कोशिश की और ये भी देखा कि कैसे मार्क्सवादी आलोचना में बदलाव भी आया। पहले वो केवल कथ्य पर ज़्यादा विचार करते थे, विषय वस्तु पर ज़्यादा विचार करते थे, फिर बाद में उन्होंने रूप, बिंब, प्रतीक, नवीन उपमान इत्यादि पर भी बातचीत करने लगे। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा कि मार्क्सवादी आलोचना क्या है। आगे हम बात करेंगे मार्क्सवादी समीक्षा और समाजशास्त्री समीक्षा एक ही है या फिर अलग है। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।